तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि चैन पिंग और मिंग चैन मिलकर निंग याओ को बचा लेते हैं और अब बाद में मिंग चैन चैन पिंग से पूछता है कि तुमने इस अनजान लड़की की मदद क्यों की, जिस पर चैन पिंग उसे बताता है क्योंकि ये काफी ब्यूटीफुल है। और कुछ समय बाद निंग याओ होश में आ जाती है और मिंग चैन उसे सब बता देता है कि चैन पिंग ने ही तुम्हारी जान बचाई है और तुम्हारी जान बचाने के लिए ही तुम्हारे कपड़े चेंज किए थे। उसने तुम्हारा काफी ख्याल रखा है और उससे गलत मत समझना क्योंकि वो काफी अच्छा लड़का है और बेचारा अकेला ही रहता है। यह सब सुनने के बाद निंग याओ को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता और वो उसका शुक्रिया अदा भी करती है। फिर मिंग चैन के पूछने पर वो बताती है कि वो यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि वो इस कंट्री के सबसे ज्यादा फेमस स्वॉर्डमैन को मिलने के लिए आई है जो कि मास्टर रुआन है और मुझे एक स्पेशल स्वॉर्ड बनानी है। यह सुनकर मिंग चैन उसे बताता है कि मास्टर रुआन आसानी से किसी की भी स्वॉर्ड नहीं बनाता। तभी वहाँ पर चैन पिंग आ जाता है और वो मिंग चैन से अकेले में बात करना चाहता था तो मिंग चैन बाहर आकर उसके साथ बात करता है। चैन पिंग उसे बताता है कि मैं ठीक नहीं हूँ और पता नहीं मैं कब तक जिंदा रहूंगा और मुझे पता है कि आपको किसी काम के लिए यहाँ से जाना है, तो क्या आप उस काम को जल्दी से जल्दी खत्म कर वापस मेरे पास आ सकते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे रीइंकार्नेशन में मदद करें। यह सुनने के बाद मिंग चैन अपनी पावर का यूज करके चैन पिंग को उसके ही माइंडसेट के अंदर भेज देता है जहाँ पर वो चैन पिंग को दिखाता है कि कैसे जिंसी ने उसके मोटर ब्रिज को तोड़ दिया है और ये वही लड़की है जिसने चैन पिंग को काफी बुरी तरह मारा था, जिस कारण चैन पिंग बेहोश भी हुआ था। और चैन पिंग के पास तो बस अब 6 महीने का ही समय था, जिस कारण वो जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली के पास जाना चाहता था। मिंग चैन उसे कहता है कि तुम्हारी मौत से तुम्हारे पेरेंट्स को बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी, उल्टा उनको दुख ही होगा। और ये सब देखने और सुनने के बाद चैन पिंग रोने लगता है और मिंग चैन उसे बताता है कि जब तुम मर जाओगे तो सभी लोग तुम्हें लूजर कहकर ही बुलाएंगे, मतलब तुम बस एक लूजर ही बने रह जाओगे। तुम्हें तो उस लड़की से अपना बदला लेना चाहिए ताकि वो लड़की फिर से किसी के साथ तुम्हारे जैसा सलूक ना कर सके। इसके बाद वो दोनों माइंड सेट से बाहर आते हैं जहाँ पर मिंग चैन उसे कहता है कि तुम्हें मास्टर रुआन से कल्टीवेशन सीखनी चाहिए जिससे तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती है। और ये बात याद रखना कि तुम्हारे पेरेंट्स की मौत तुम्हारी वजह से नहीं हुई, तुम्हारे फादर ही तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए थे और अब मेरे जाने के बाद तुम निंग याओ का ख्याल रखना और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद मिंग चैन वहाँ से चले जाता है। अगले दिन चैन पिंग निंग याओ को खाना देता है और उसे बताता है कि तुम जितने दिन तक ठीक नहीं होती तब तक यहाँ पर रह सकती हो और मैं अपने दोस्त के घर रह लूंगा। ऐसा बोलने के बाद चैन पिंग उसे अपनी सारी सेविंग्स दे देता है और वो उसे बताता है कि अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो ये सारे कॉइंस शियांग को दे देना, इसके बदले में वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। यह सुनकर निंग याओ उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी और मिंग चैन से सारी बातें सुन ली है जो तुम बाहर बात कर रहे हो और तुम्हें उस लड़की से अपना बदला लेना चाहिए और क्या तुम ये चाहते भी हो या नहीं। इस पर चैन पिंग उसे कहता है कि उसने मिंग चैन से एक बात सीखी है कि चाहे तुम नॉर्मल इंसान हो या काफी ज्यादा पावरफुल, हर एक में अपनी एक ईगो होती है और होनी भी चाहिए। इसके बाद निंग याओ उसे बताती है कि जो फॉरेनर्स बाहर से यहाँ पर आए हैं उनके पास एक से बढ़कर एक मैजिकल पावर है और अगर तुम उनके साथ फाइट करना चाहते हो तो तुम्हें काफी तेजी से लड़ना होगा क्योंकि तुम्हारे पास उन जैसी कोई भी मैजिकल पावर नहीं है और अगर तुम तेजी से फाइट करोगे तो तुम जीत भी सकते हो। ये सब सुनने के बाद चैन पिंग को हौसला मिलता है और वो अपना बदला लेने के लिए चले जाता है। और वही दूसरी तरफ हम सोंग जिंगसी को देखते हैं जो कि फू के साथ अपनी डील करने के लिए आया हुआ था और वो उसके टी पॉट को खरीदने के लिए आया हुआ था और वो अपनी पावर का यूज करके उसे टी पॉट बेचने के लिए भी मना लेता है। असल में जिंक्सी ने अपनी पावर का यूज करके उसे धमकाया था जिस कारण उसे अपना टी पॉट उसे बेचना पड़ता है। और जिंक्सी भी उसे कहता है कि अगर तुम टी पॉट मुझसे खरीदना चाहते हो तो इसके बदले में तुम्हें किसी को मारना होगा और ये डील फू एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि चैन पिंग के साथ वाले घर में रहती है और वो उसी के घर में आई हुई और वो निंग याओ को देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि उसे नहीं पता था कि चैन पिंग का कोई रिलेटिव भी है। ये सुनकर निंग याओ उसे बताती है कि चैन पिंग पहले अकेला था और आज से वो मेरा रिलेटिव है। ऐसा बोलने के बाद वो उस लड़की को वहाँ से भगा देती है क्योंकि वो अपनी कल्टीवेशन करना चाहती। दूसरी तरफ हम फू को देखते हैं जिसके पास जिंक्सी का टी पॉट था, मतलब उसने
उसकी डील एक्सेप्ट कर ली है और उसके सामने वही फॉरेनर लड़की आ जाती है जिसने चैनपिंग के मोटिलिटी ब्रिज को तोड़ दिया था। उसे देखकर फू अपना टी पॉट छिपा लेता है। फिर वो लड़की उसे सारी बातें बताती है कि जो बुड्ढे ने उसके साथ किया, यानी कि जिमा ने उसे एक काफी खतरनाक विजन दिखाए थे जिस कारण वो लड़की काफी डर गई थी। और तभी वहाँ पर बुढ़ा जिमा एक और स्पेल क्रिएट कर देता है जो कि इस टाउन के रूल्स के खिलाफ है। और वही दोनों फॉरेनर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी एक फॉरेनर लड़की चुपके से फू को मारने की कोशिश करती है और ये सब फू को पता चल जाता है। असल में वो लड़की उसको मारकर उसकी अपॉर्चुनिटी छीनना चाहती थी ताकि वो और ज्यादा पैसे कमा सके और उसे ट्रेजर मिल सके। और दूर से उन दोनों को चैनपिंग छिप कर देख रहा था और अब फू भी डिसाइड कर लेता है कि वो उस फॉरेनर लड़की को मार देगा और वो आगे भी बढ़ने लगता है जिस कारण लड़की का ध्यान उसके ऊपर चला जाता है। तभी काफी तेजी से चैनपिंग आकर उस लड़की के गले को काट देता है जिस कारण वो लड़की मर जाती है। और चैनपिंग ने अपना बदला भी ले लिया था और वहाँ का दृश्य सारा बुढ़ा जिमा देख रहा था। और ये सब देखने के बाद वो भी काफी हैरान और परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मैंने चैनपिंग को मारने के लिए उस पर डेथ विजन प्लांट किया था पर ये काम नहीं किया और उल्टा उसने ही उस लड़की को मार दिया। और मैं चाहता था कि चैनपिंग मर जाए जिस कारण उसका गोल्डन ड्रैगन छोटू बच्चे को मिल जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। ये सुनने के बाद जूसान छोटू बच्चे की माँ काफी डर जाती है और वो उसे कहने लगती है कि जूसान तो आपका डैशबोर्ड बन गया है तो अब चैनपिंग को मारने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद बुढ़ा उसे काफी गुस्से से बोलने लगता है और वही छोटू जूसान अभी भी बॉल के अंदर कैद था और उसे बुढ़ा कहता है कि अब तुम्हारी कल्टीवेशन करने के लिए तैयार हो और सबसे पहले तुम्हें ये सारे मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स भेज देता है पर उससे पहले वो उसे एक काफी डरावना विजन भी दिखाता है जिसमें काफी सारे लोग एक साथ मिलकर चैनपिंग और उसकी माँ को बुली कर रहे थे। इसके बाद उसके सामने एक स्नेक आ जाता है जिसको छोटू मार देता है। फिर वहाँ पर चैनपिंग की गोल्डन फिश आ जाती है और वही बाहर फू और चैनपिंग आपस में ही लड़ने लगते हैं और चैनपिंग भी उसके ऊपर काफी तेजी से हमले कर रहा था पर फू के पास काफी मैजिकल पावर्स थी जिस कारण वो भी चैनपिंग को मारने लगता है। और एक मौके पर तो चैनपिंग उसका गला भी काटने वाला था पर फू उससे बच जाता है। इसके बाद वो चैनपिंग को मारने लगता है पर चैनपिंग एक बार फिर से उसके ऊपर तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है पर इस बार फू अपने ड्रैगन को समन करके उसका इस्तेमाल करके चैनपिंग को जकड़ लेता है। तभी मास्टर जी शांग उसे रोक देता है और मौके का फायदा उठाकर चैनपिंग तेजी से उसे भी मारने वाला था। तभी जी शांग टाइम को फ्रीज कर देता है और अब जी शांग वहाँ पर भी आ जाता है। वो देखता है कि चैनपिंग ने फॉरेनर लड़की को मार दिया है और अब वो फू को भी मारने वाला था। इसके बाद वो लूकस लीफ का इस्तेमाल करके टाइम को अनफ्रीज करता है और अब इस बार चैनपिंग फू के गले को दबाया हुआ था और वो उसे भी मार देता है। पर ये देखने के बाद मास्टर जी शांग फिर से समय को रोक देता है और उसे रिवाइंड कर देता है जिस कारण वो सब फिर से होने लगता है। और अब फू चैनपिंग को कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम भी मारे जाओगे और वैसे भी तुम मेरे साथ फाइट करो, ये तुम्हारा लेवल नहीं है, तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम मेरे साथ फाइट कर सको। जिस पर चैनपिंग उसे कहता है कि मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है पर मैं तो अपना सेल्फ डिफेंड ही कर रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो आगे बढ़ने लगता है पर चैनपिंग उसे मारना नहीं चाहता था। ये सब उसके अंदर की इवल एनर्जी थी जो कि बुढ़े जिमा ने उसके अंदर छोड़ी और वो अपने आप को जैसे मर्जी रोक ही लेता है पर इस वजह से उसके हाथ में भी चोट लग जाती है। तभी जी शांग फिर से टाइम को फ्रीज कर देता है और वो अब बताता है कि मुझे मास्टर ने बताया था कि जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है उसके अंदर एक शैतान जरूर होता है पर उसे काबू में करना हमारे टैलेंट को ही दर्शाता है और अगर ऐसा कोई नॉर्मल इंसान करे तो उसके जैसा कोई भी नहीं हो सकता। और चैनपिंग ने भी वही किया है और इस बार जी शांग अकेले चैनपिंग को ही अनफ्रीज करता है और अपनी पावर का यूज करके वो उसके अंदर के इवल तालिस्मान को बाहर निकाल देता है और वो चैनपिंग को सारी बातें बता देता है कि ये सब बुढ़े जिमा की वजह से हुआ है। असल में बुढ़े जिमा ने चैनपिंग के अंदर एक इवल तालिस्मान डाल दिया था जिस कारण चैनपिंग भी कुछ वक्त के लिए इवल बन गया था और वो अपना बदला लेने के लिए उसको मार देता है। इसके साथ साथ वो फू को भी मारने वाला था। इसके बाद मास्टर जी शांग चैनपिंग को अपने साथ लेकर जाने लगता है और वैसे कहता है कि हमारी दुनिया में गॉड्स भी है और डीमंस भी है। इसके बाद चैनपिंग उसको बताता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ जिस पर मास्टर जी शांग कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या पूछने वाले हो। ऐसा बोलने के बाद जी शांग उससे बताता है असल में हमारे टाउन के नीचे एक रियल ड्रैगन दफन है जिस कारण अगर कोई भी इस टाउन के अंदर जन्म लेता है तो उसके अंदर काफी मैजिकल पावर्स भी होती है और वही बाहर के लोगों के पास ऐसी ताकतें नहीं होती
थी, जिस कारण बाहर के लोग यहाँ पर आकर इन पावर्स को पाने के लिए आते हैं। और ऐसा पक्का नहीं है कि यहाँ पर जो भी जन्म लेगा उसके पास हर एक पावर होगी। असल में हर एक के पास कोई न कोई अलग पावर होती है। इसके बाद चैनपिंग उसे कहता है कि मैं तो अपने पेरेंट्स के बारे में पूछना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद मास्टर जी शैंग एक ड्रैगन रिच फैंटेसी को क्रिएट करता है और बताता है कि इस टाउन के अंदर जो भी जन्म लेता है उसके ब्लड में एक सीक्रेट पावर होती है, पर हर एक के पास अलग अलग होती है। असल में यहाँ के लोग बच्चे के पैदा होने पर उसके ब्लड ड्रॉप को इकट्ठा कर लेते हैं और उसे सीधा एक खास तरह के मिट्टी के बर्तन के अंदर कैद कर लेते हैं। इसके बाद इस ब्लड के ड्रॉप को 6 साल तक फायर के ऊपर रखा जाता है और लड़कियों की पावर एक्टिवेट होने का समय 6 साल होता है और वही लड़कियों का 9 साल। और जिसकी किस्मत अच्छी रही उसका बर्तन भी उसके जैसा पावरफुल हो जाए। और इसी वजह से बाहर के लोग इसी ब्लड के ड्रॉप वाले बर्तन को खरीदने के लिए काफी सारा पैसा खर्चने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब सुनने के बाद चैंपिंग काफी हैरान हो जाता है। फिर जी शांग से बताता है कि तुम्हारे फादर के पास भी एक अच्छा टैलेंट था, पर वो इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं था कि कोई बाहर का उसे खरीद ले, क्योंकि वो इतना भी ज्यादा स्पेशल नहीं था। और एक बंदे ने तुम्हारे फादर के ब्लड ड्रॉप वाले बर्तन को छेड़ दिया था, जिस कारण उस बंदे के साथ तो बुरा हुआ ही और इसके साथ साथ तुम्हारे फादर के साथ भी वैसा ही हुआ। पर उस वक्त तुम्हारे फादर के पास तुम्हारा पोलन था और किसी आउटसाइडर ने एक फर्नेस को ओपन किया, जिससे उस बंदे ने तुम्हारे फादर से तुम्हारा नोटल पॉलिसिस ले लिया था। और अगर वो उसके साथ कुछ गलत करता तो तुम आज डीमन होते। और ये सब उसे पता था, इसलिए उसने उसको उसी वक्त तोड़ दिया था। और ये बिल्कुल अच्छा हुआ, नहीं तो तुम आज डीमन होते। सुनने के बाद चैंपिंग उससे अपने फादर के बारे में पूछने लगता है, पर जी सैंग उसे उसके फादर के बारे में और कुछ नहीं बताता। वो कहता है कि तुम्हें अभी दुनिया को समझना होगा और जो 3000 साल पहले यहाँ पर ड्रैगन गिरा था, उस वक्त पर 4 सेट्स ने सौदा किया था कि हर 60 साल में चारों में से कोई एक तख्त पर बैठेगा और सभी की एक एक बार बारी आएगी। पर ये सब बस पावर को लेने के लिए किया गया था, क्योंकि इससे वो अपनी फैमिली को भी पावर देते थे और इसके साथ साथ पावर की भूख और भी ज्यादा बढ़ने लगी। वैसे ही आज के वक्त पर जैसा कि तुमने देखा है कि कैसे फॉरिनर्स बाहर से यहाँ पर आते हैं ताकि वो पावर इकट्ठी कर सके। इसके बाद वो चैंपियन को वही तालिस्मान दिखाता है जो कि बुढ़े जिमा ने उस पर लगाया था। बताता है कि वो बुढ़ा जिमा एक टैंक फैमिली का सदस्य है जो कि काफी पावरफुल फैमिली है, और जिमा से सारी बातें बता देता है कि जो जो जिमा ने उसके साथ किया था। उसे बताता है कि असल में बुढ़ा जिमा चैंपियन को मारना चाहता था। अचानक वहाँ पर काफी खतरनाक वेदर हो जाता है, क्योंकि उनका टाउन काफी ज्यादा खतरे में है और काफी जल्द डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। और जी शैंग भी सोच रहा था कि चैंपिंग अभी इतना ज्यादा कैपेबल नहीं हुआ है कि वो इस टाउन को बचा सके। अभी चैंपिंग को एक विजन आता है जहाँ पर वो देखता है कि एक लड़की कुएं में गिर जाती है और उसे बचाते हुए चैंपिंग भी कुएं में गिर जाता है। ये सब देखने के बाद चैंपिंग काफी डर जाता है और वो उस विजन में से बाहर आ जाता है। और वो अभी भी यही बातें कर रहा था कि वो मरने के बाद अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है। ये सब सुनने के बाद जी शैंग को तेजिमा पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर का यूज करके तेजिमा के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डालने लगता है, जिससे डर कर बुढ़ा जिमा उनसे माफी मांगने लगता है। और अब मास्टर जी शैंग उसे एक सजा सुनाता है जिसमें बुढ़ा जिमा यहाँ से सूझ जान चला जाएगा और वहाँ पर 30 सालों तक बाहर नहीं निकलेगा। बाद अगले सीन में वो दोनों एक एंसेस्टर ट्री के पास जाते हैं जहाँ पर टाउन के एंसेस्टर्स की साव रहती है। और वही जू सान छोटू बच्चा वो उस बॉल के अंदर ही कैद था। उसके बाद मास्टर जी शैंग ब्लेसिंग के तौर पर उनसे एक तरह का लूकस स्लीप मांगता है, जिससे चैंपियन को 3 साल तक जीने का वरदान मिल जाए। और मास्टर जी शैंग को कोई भी जवाब नहीं मिलता, जिस पर मास्टर जी शैंग उसे कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस टाउन को सर्व करने में ही निकाल दी है, उसके बदले में मैं चैंपियन के लिए कुछ भी नहीं मांग सकता। ये सब देखने के बाद चैंपियन मास्टर जी शैंग को कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ और मैं इतनी लाइफ में भी काफी खुश हूँ, क्योंकि फॉर्च्यूनर टेलर मिंग चैन ने बताया था कि अगर मैं मास्टर रुआन का डिसिपल बन पाया तो शायद मुझे और ज्यादा दिन जीने के लिए मिल सकते हैं। अभी अचानक एक लूकस स्लीप चैंपियन के हाथ पर आ जाता है। इसे याओ फैमिली के एंसेस्टर्स ने दिया था और इससे ये नहीं पता चलता कि चैंपियन को कितनी जिंदगी मिली है। इसे पाने के बाद चैंपियन कहता है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं याओ सरनेम वाले लोगों की मदद करता रहूंगा, चाहे ऐसा करते हुए मेरी जान क्यों न चली जाए। इसके बाद मास्टर जी शैंग और चैंपियन टाउन की ओर चले जाते हैं और रास्ते में मास्टर जी शैंग अपनी हेयर पिन निकाल कर चैंपियन को दे देता है और बताता है कि ये हेयर पिन उसको उसके मास्टर ने दी थी और अब यही हेयर पिन मास्टर जी शैंग
चैनपिंग को दे रहा है। अगले सीन में हम छोटू जूसांग को देखते हैं जो कि अभी भी उस बॉल के अंदर कैद था और उसके सामने काफी ज्यादा क्रिएचर्स आ जाते हैं। तभी उसकी गोल्डन फिश बाहर आ जाती है और वो एक ड्रैगन के अंदर इवॉल्व हो जाती है और एक बार में ही सभी क्रिएचर्स को मार देती है। ये सब देखने के बाद छोटू बच्चा काफी हैरान हो जाता है और ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगर गाइस आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं इसके अगले पार्ट्स को भी कवर करने वाला हूँ।